डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ स्मॉल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो आपको समझना है कि ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको पता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह, तो उनमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का एमिशन होता रहता है, जिसे अल्फ़ा डिके या बीटा डिके कहते हैं। उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह होती है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसा रहेगा वो आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरह से होता है, जैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो इसको -dN/dt इस तरह से लिखते हैं, और ये प्रोपोर्शनल होता है n के, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स जितने t टाइम के बाद हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। जैसे रेट कांस्टेंट होता था, तो इसको रेट ऑफ, ये जो कांस्टेंट है इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे इस केस में। और इसको आप पहले की तरह क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन करके इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पहले जैसे आपने कर रखा है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, तो ये इस टाइप से आ जाता है 2.303/T log n0/n। तो ये इक्वेशन बिल्कुल पहले वाली इक्वेशन की तरह ही है। यहाँ पर k क्या है, ये रेट कांस्टेंट की बजाय इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। t टाइम है, जितने टाइम में वो हुआ है, और n0 जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम है, और n जो है नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम t। तो इसको आप पहले वाली इक्वेशन से कंपैरिजन कर सकते हैं जो इस टाइप से थी। ये k जो है 2.303/T log A/A-x। A इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और आफ्टर टाइम t जो है कंसंट्रेशन जो बचती थी वो क्या थी, A-x। तो ये इक्वेशन आपको ज़रूर लर्न कर लेनी है। इसी में आपको आगे देखना है हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड को जिस तरह से हम ये t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में फार्मूला ड्राइव किया था 0.693/K, तो यहाँ पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के केस में भी हाफ लाइफ पीरियड का वही फार्मूला होता है जो आपने पहले स्टडी किया है, 0.693/K। और एवरेज लाइफ पीरियड जो होता है उसको हम ऐसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है इस टाइप से। तो अगर आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये 0.693 × 1/K, इसको हम इधर लिख लेते हैं, और आगे जो है 1/K की जगह आप क्या पुट कर देंगे, लैम्डा पुट कर देंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या होगा, 0.693 × लैम्डा। तो यहाँ से आप लैम्डा जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, 1/0.693 × T12। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 1.44 × T12 ऐसे आ जाएगा। तो एवरेज लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ पीरियड में जो रिलेशन है ये भी आपको लर्न कर लेना है। इस टॉपिक को आगे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 100 सेकेंड। ये हाफ लाइफ पीरियड दिया है। कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, के आपको फाइंड आउट करना है, एंड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मीन्स लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। और आगे क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाई 90%। तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब 90% एक्टिविटी अपनी लूज़ कर देगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए कि हाफ लाइफ पीरियड जो है आपको 100 सेकेंड गिवन है। तो जब हाफ लाइफ पीरियड दिया होता है तो उससे के फाइंड आउट करना ईजी रहता है। तो के क्या होता है, 0.693/T12।
तो ये 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड कितना है 100 सेकेंड। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 0.00693 और के जो है तो इसके यूनिट सेकंड इनवर्स में हो जाएंगे। तो ये 0.00693 इस टाइप से ये एक आंसर तो आपका आ गया है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और आगे आपको जो एवरेज लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना है वो क्या होता है, जस्ट 1/k होता है। तो ये आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए 1.00693। तो बस इस तरह से ये इसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 144.3 जो है सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो ये है एवरेज लाइफ पीरियड। तो आगे आपको जो कैलकुलेट करना है वो है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाय 90%। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको इक्वेशन से ही फाइंड आउट करना है। जो आपके पास इक्वेशन है t = 2.303 अपॉन k log n0 अपॉन n इनिशियल नंबर ऑफ एटम और जो नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम t हैं, तो वो t ही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। t 2.303 k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है 0.00693 इंटू लॉग इनिशियल नंबर ऑफ एटम आप 100 अगर मान लें तो नंबर ऑफ एटम अब कितने होंगे, क्योंकि वो 90% लूज़ कर चुका है। 90% लूज़ करने का मतलब क्या है 100 - 90। तो 100 - 90 तो आपको पता है 10 होता है। तो 100/10 जो है ये log 10 आ जाएगा और log 10 आपको पता है 1 होता है। तो ये सारा 1 हो जाएगा और इसको आप सोल्व कर लेना। तो ये t की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये 332.3 अप्रोक्सीमेटली इतना कोई सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं ये तो आपको पता है, लेकिन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि नॉट ट्रू, मतलब कि जो रिएक्शन ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की हैं तो नहीं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो सकती है ये आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। तो अभी आप इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो नोट कर लीजिए कि किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। तो वो है द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस become reaction of first order are called as pseudo first order reactions। तो इसको समझने के लिए हम आपको देते हैं 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि उसमें आपको वाटर ऐड करना है। तो इथाइल एसीटेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए CH3COOC2H5 और हाइड्रोलिसिस करनी है तो मींस वाटर इसमें ऐड करना है। और एसिडिक मीडियम में ये H पॉजिटिव लिखा है, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ये CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये एसिटिक एसिड है और ये इथाइल अल्कोहल है। तो अगर आपको रिएक्शन समझ नहीं आई है तो वाटर को आप HOH समझ लीजिए और ये H और OH इस तरह से इसको ब्रेक कीजिए। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि क्या बनेगा। तो CH3COOH प्लस C2H5OH, तो ये एसिटिक एसिड और अल्कोहल इसमें बनता है। और आप देख रहे हैं कि ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आप इसमें 2 मॉलिक्यूल आपको रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कंडीशन जो मैंने कहा था कि जो आपको नोट करनी है, तो वो कंडीशन ये है कि अगर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है तो इस रिएक्शन का रेट फिर उस कंडीशन में वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, मींस उसकी 1 पावर पे। तो इस तरह से ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है। तो वही तो होती हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर की हैं तो नहीं लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट आपको समझ लेना है। दूसरा एग्जांपल समझने से पहले आपको एक छोटी सी टर्म क्लियर करनी पड़ेगी, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये ऑर्गेनिक में यूज़ होती है और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना नोट कर लीजिए कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके फोटोन की वाइब्रेशन हर प्लेन में होती है और उसको अगर इस तरह से एक प्रिज्म के पेयर में से पास कर दें, इसको ये ऐसे
नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है। तो ये लाइट इस तरह से हो जाती है इसमें से पास होने के बाद कि इसके फोटोन की वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में आ जाती है, एक ही प्लेन में। तो इस तरह की लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करें। ये सपोज हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया है, शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दे। मतलब ये लाइट जब इसमें से होकर बाहर आती है तो इसका प्लेन राइट या लेफ्ट में रोटेट हो चुका होता है। तो जो कंपाउंड इस तरह से करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देते हैं राइट में या लेफ्ट में, तो उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अगर ये कंपाउंड राइट साइड में रोटेट करता है तो इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर ये लेफ़्ट में रोटेट करता है तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कंपाउंड को लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनकी एक ऑप्टिकल रोटेशन होती है जो डिग्री में मेजरमेंट की जा सकती है, और एक पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये सब हम अब नोटिस कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर सुक्रोज ही है और आपको इसका फार्मूला पता ही होगा C12H22O11। तो इसकी भी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये कंपाउंड बनते हैं C6H12O6 और एक और C6H12O6। तो ये तो मैंने आपको बताया है सुक्रोज या केन शुगर है, और ये वाला जो कंपाउंड है वो ग्लूकोज है, और ये वाला कंपाउंड जो है वो फ्रुक्टोज है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, जो आप आगे किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो ये सब कंपाउंड सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एंगल से रोटेट करते हैं। तो आपको इनकी रोटेशन भी नोट कर लेनी है। इसकी तो पॉजिटिव होती है 66.5 डिग्री, और ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मीन्स कि इसकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट साइड में मीन्स 52.5 डिग्री, और फ्रुक्टोज जो है उसकी 92 डिग्री होती है, नेगेटिव मीन्स कि ये लीवो रोटेटरी है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लेफ्ट वाला लीवो रोटेटरी है, और ये सुक्रोज भी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉजिटिव कम है और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो इनका मिक्सचर जो है वो नेगेटिव मीन्स कि वो लेवो रोटेटरी ही होगा। तो यहाँ पर आप ये बात नोट कर रहे होंगे कि जब हम इस रिएक्शन को करते हैं, हाइड्रोलिसिस धीरे धीरे आगे चलती है, तो ऑप्टिकल रोटेशन राइट से धीरे 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 वो लेफ़्ट की तरफ चलती रहती है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर बनता है, क्योंकि इसमें एक ओवरऑल चेंज इन रोटेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये भी एक सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर वाटर इसमें भी एक्सेस में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है 1 मॉलिक्यूल पर, तो इसलिए ये भी इस पर्टिकुलर कंडीशन में हो जाती है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। तो इसको भी आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, मींस कि टकराते रहते हैं, उसी से रिएक्शन हो पाती है। लेकिन रिएक्शन तभी होती है जब कोलिजन इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब होता है कि ज़रा ज़ोर से कोलिजन हो, लेकिन सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो उसके लिए कोई कंडीशन होती है जो आपको यहाँ नोट करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में
कोलाइड करते रहें तभी वो रिएक्शन हो पाती है, इस तरह से मतलब टकराते रहें। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू इफेक्टिव मॉलिक्यूलर कोलिजन, कि कोलिजन जो है इफेक्टिव होना चाहिए, मीन्स ज़रा जोर से होना चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बना पाता है। तो कोलिजन इफेक्टिव कैसे होता है वो आगे देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है, ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करते रहते हैं लेकिन वो सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए वो नोट करना है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स द मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी एनर्जी कम से कम उनके पास होनी चाहिए ताकि उनके कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। तो ये कितनी एनर्जी होनी चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये भी अगले टॉपिक का सेकंड पॉइंट रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स के पास कभी कभी एनर्जी तो होती है इतनी कि वो प्रोडक्ट बना सकें, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको भी आपको किसी एग्जांपल से समझना है। तो ये कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं और इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक आपको ये कहीं कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी टर्म यूज़ होगी आगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आगे हम करते हैं एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर टू ए रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले एनर्जी बैरियर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन बैरियर को। तो एनर्जी के बारे में आपको सुना था कि एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो कितनी होनी चाहिए ये समझना है। तो एनर्जी बैरियर जो है वो क्या कहता है कि फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन ए पर्टिकुलर वैल्यू, कि कम से कम उतनी तो होनी चाहिए तभी वो कोलिजन इफेक्टिव हो पाएंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो वो एनर्जी क्या है इसको आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं। इस तरह से अगर ये इधर एनर्जी प्लॉट कर दें और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कि इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो है सपोज उनकी एवरेज एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी चाहे रिएक्टेंट से कम भी क्यों ना हो, तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट बना दें, उनको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। मतलब रिएक्शन इस तरह से सीधा ना होकर वो इस पाथ से इस तरह से गुजरती है और ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यही आपको नोट करना है कि एनर्जी बैरियर जो है वो यहाँ पर है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कोलाइड करते वक्त इतनी एनर्जी हुई कि वो बैरियर क्रॉस कर गए फिर तो वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर इससे थोड़ी कम है कोलाइड करते वक्त जो एनर्जी है तो वो जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सो दैट देयर कोलिजन्स में बी इफेक्टिव, ताकि उनके कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है और ग्राफ भी प्लॉट कर लेना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम मॉलिक्यूल्स की कोलाइड करते वक्त इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। सेकंड पॉइंट है ओरिएंटेशन बैरियर। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के वक्त उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं तभी वो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपको किसी एग्जांपल से समझना है ओरिएंटेशन बैरियर। तो एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे CO प्लस NO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO2 प्लस NO। तो ये रिएक्शन अगर इस तरीके से होती है तो जैसे ये O है और CO का इस तरह से मॉलिक्यूल है और NO2 क्या से होता है, इसका स्ट्रक्चर ये ONO इस टाइप से हमने बना दिया। तो ये C अगर इस O से इस डायरेक्शन में कोलाइड करता है तो ऐसा हो सकता है ये कि प्रोडक्ट बना दे इस टाइप से। तो इस तरह से ये CO2 और NO बन जाएगा। तो ये है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसमें आप आगे देखिए कि अगर ये कोलिजन कुछ इस टाइप से हो,
कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इस टाइप से आ जाए, NOO, इस टाइप से ये NO2 है, अगर ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोलाइड करता है तो रिएक्शन नहीं हो पाती है, नो रिएक्शन। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि इसकी डायरेक्शन जो है कोलाइड करते वक्त ठीक नहीं थी। इस तरह से अगर ऐसे मॉलिक्यूल इस इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करते हैं तो चाहे उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो भी तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो ये ओरिएंटेशन जो फैक्टर है इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने अभी समझा था, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं -dx/dt। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई f। ये स्मॉल f क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि कितने में से कितने कोलिजन इफेक्टिव हुए, क्योंकि आपको पता है कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। तो सपोज 100 में से 60% कोलिजन इफेक्टिव हैं तो f जो है वो 0.6 आ जाता है इस तरह से। तो ये एक फ्रैक्शन होता है कि कितने आउट ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस रिलेशन को अगले आर्टिकल में यूज़ करना है, जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट रहेगा। तो उसमें आपको ये तो पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है या इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से होता है, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।